भारत की आतंकवाद पर कूटनीतिक आक्रामकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 देशों में जीरो टॉलरेंस का संदेश। जी हां, यह है आज का मुद्दा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत करता हूं आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, भारत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति हो या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब बारी है पाकिस्तान को घेरने की विश्व पटल पर। पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में केंद्र सरकार ने एक मजबूत कूटनीतिक रणनीति के तहत 7 देशों में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय लिया है। ये कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक अपील को मजबूती देने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यानी पाकिस्तान जो लगातार झूठ बोल रहा है उसको बेनकाब हम करेंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल करेगा। अब इसकी संरचना जो है प्रतिनिधि मंडल की, वो जानिए। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है कैसे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित इन 7 प्रतिनिधि मंडलों में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों के प्रमुख चेहरे शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य देश की आतंकवाद विरोधी नीति को राष्ट्रीय सहमति के रूप में वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। अब प्रमुख प्रतिनिधि और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो जान लीजिए। इसमें कौन कौन है। इसमें शशि थरूर हैं। कौन है ये एक पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। थरूर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी समझ रखते हैं और भारत की वैश्विक छवि को परिष्कृत रूप से प्रस्तुत करने में ये बहुत अच्छे से सक्षम है, इसलिए इनका नाम भी इसमें है। फिर साथ साथ इसमें बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जो कि पूर्व कानून मंत्री और अनुभवी सांसद, जो आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार की सख्त नीति के पक्षधर हैं, वो इसमें शामिल हैं। अब संजय कुमार झा भी इसमें है, जो जेडीयू से बिहार सरकार में मंत्री रह चुके झा सामाजिक न्याय और संघीय राजनीति के मजबूत प्रतिनिधि हैं, ये इसमें रहने वाले हैं। और बैजयंत जयपांडा विदेश नीति पर मुखर और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में नेटवर्किंग में दक्ष नेता ये हैं। साथ ही साथ इसमें कन्नी मोझी करुणिधि भी शामिल हैं। अब ये द्रविड़ मुनेत्र कजगम दक्षिण भारत की राजनीति की सशक्त आवाज हैं, ये जो मानवाधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रही हैं। अब यही नहीं, इसमें सुप्रिया सुले भी हैं। अभी देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबर हैं और अनुभवी सांसद और महिला अधिकारों तथा सामाजिक समरसता की समर्थक हैं। इसी के साथ साथ इसमें श्रीकांत शिंदे, शिवसेना शिंदे गुट के, और महाराष्ट्र की राजनीति में उभरते युवा नेता जो नई राजनीतिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये क्या पहले भी हो चुका है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी 1994 और 2008 की मिसालें भी जान लीजिए। ये पहला अवसर नहीं है जब भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। 1994 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने तत्कालीन विपक्ष के नेता यानी अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी यूएनएचआरसी जेनेवा भेजा था। उस समय पाकिस्तान द्वारा भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। वाजपेयी, फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं की कूटनीतिक सक्रियता से पाकिस्तान का प्रस्ताव विफल हुआ। ये आपको बता दें, पहली बार नहीं है। फिर 2008 की भी बात करते हैं। 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों को विदेशी राजधानियों में भेजा था, जिनके पास पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की भूमिका के स्पष्ट दस्तावेज थे। इसके चलते पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, जो भारत की कूटनीतिक सफलता मानी गई है। पहले भी हमने जीत हासिल की है। अब वर्तमान प्रयास जान लीजिए। ये एक सुसंगत रणनीति है। इस बार की पहल कई मायनों में विशेष है। भारत न केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों से संपर्क करेगा, बल्कि उन राष्ट्रों से भी संवाद स्थापित करेगा जो वैश्विक आतंकवाद विरोधी मंचों पर भारत के स्वाभाविक सहयोगी हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों का मकसद दोहराना है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, चाहे वो राज्य प्रायोजित हो या गैर राज्य तत्वों द्वारा किया गया हो। अब इसमें कूटनीतिक प्रभाव और संभावित सफलता के बारे में भी समझिए। भारत की ये रणनीति 3 प्रमुख स्तरों पर जो है लेवल्स पर प्रभाव डालने वाली। अब ये जानिए,
वैश्विक सहानुभूति और समर्थन का निर्माण होगा। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में आतंकवाद के खिलाफ संगठित प्रयास कर रहा है। एक साथ है भारत, सभी दल एक साथ हैं। अब पाकिस्तान पर दबाव कैसे पड़ेगा, विशेषकर FATF, UNSC और अन्य मंचों पर पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना और उसे अलग थलग करने की कोशिशों को अब बल मिलेगा कि पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, तो आपको भी कोई रणनीति बनानी जरूरी थी। अब आंतरिक एकता का प्रदर्शन, वैश्विक मंचों पर यह प्रदर्शित करना कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एक स्वर में बोलता है, राजनीति के परे जाकर, ये महत्वपूर्ण इसमें। अब भारत द्वारा भेजे जा रहे बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल न केवल कूटनीतिक चतुराई का उदाहरण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों को किनारा रखा जाना चाहिए, वो रखा जा भी सकता है। ये एक सकारात्मक संकेत है कि भारत वैश्विक समुदाय को ये बताने के लिए एकजुट है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति केवल शब्द नहीं बल्कि ठोस रणनीति के रूप में उभर कर सामने आती है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको समझना होगा कि भाई अब विपक्ष है तो विपक्ष अपनी बात को रखेगा ही। अब सरकार ने 7 MPs का यानी 7 नेताओं का नाम सजेस्ट किया है। अब इसमें शशि थरूर का नाम है। अब जयराम रमेश जी के द्वारा ये कहा गया है कि जब हमसे पूछा गया तो हमने 4 नाम पूछे गए तो हमने वो 4 नाम दिए, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें वो नाम था ही नहीं जिसके बारे में हमसे पूछा गया, उसमें शशि थरूर का नाम था। अब उनके द्वारा जो नाम दिए गए थे उनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, राजा बरार और नसीर हुसैन थे। एक बात यहाँ पर जयराम रमेश जी की यहाँ पर स्पष्ट आप समझ लीजिए, उन्होंने ये कहा, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के मैं बताता हूँ कि भाई उन्होंने कहा लोग जो कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, वो कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना इसमें फर्क है। क्या ये इस ओर इशारा करता है कि शशि थरूर ने किस तरीके से पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भारत सरकार की तारीफ की थी, PM मोदी की तारीफ की थी? ये बात महत्वपूर्ण है। क्या वो कांग्रेस को बुरा लगा और कांग्रेस को ये भी बुरा लगा कि कैसे शशि थरूर का चुनाव कर लिया गया? ये एक थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन फिर भी सभी एक हैं, संदेश तो ये नजर में आ भी रहा है। उन्होंने ये भी चर्चा की कि भाई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसे प्रतिनिधिमंडलों को बाहर भेजा गया। 1971 का जिक्र किया और फिर इंदिरा जी की बात उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि उन्होंने JP नारायण जी से कहा कि आपको भी जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि इंदिरा जी बेल्जियम गई, ऑस्ट्रिया गई, फ्रांस गई, जर्मनी गई, अमेरिका गई और ये सब 1971 में 27 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में जो है ये सारे जो काम है वो किया गया था। तो ये एक तरीके से कांग्रेस को अच्छा लगा भी और नहीं भी लगा। अच्छा ये लगा कि चलो कांग्रेस का नाम इसमें शामिल था, कांग्रेस का नेता। बुरा थोड़ा सा ये लगा कि उनसे जो लिस्ट में नाम दिए गए थे उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, 4 दूसरे नेताओं का नाम था और अंत में शशि थरूर को चुनना और शशि थरूर का थोड़ा सा झुकाव मौजूदा सरकार की तरफ होना, थोड़ा सा एक PM मोदी की तारीफ में कुछ बातें कह जाए ना, और ये सारी बातें कांग्रेस को थोड़ा सा नागवार गुजर नहीं, पसंद नहीं है। लेकिन अंततः अब ये प्रतिनिधिमंडल विदेश में जाएगा, विदेशी यात्राएं करेगा और उसी के साथ साथ पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, फिर आएंगे एक नए वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।